नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। राजस्थान के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। नाबालिग ने मां के प्रेमी पर लगाया अश्लील हरकत का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बूंदी जिला कलेक्टर की अनूठी पहल, हर अधिकारी, कर्मचारी और आमजन पहनेगा साफा। शव का दाह संस्कार कर लौटे लोगों को नहीं मिला नहाने का पानी, किया अनोखा प्रदर्शन। अदालत के आदेश के बाद भी राजस्थान सरकार ने नहीं दिया ओबीसी आरक्षण, अवमानना का नोटिस किया गया जारी। 30 आईएएस अधिकारी के तबादले, 4 जिलों में बदले कलेक्टर। टीना डाबी के पति को बीकानेर भी भेजा। खबरें जानने के विस्तार से। आपको बता दें कि राजस्थान के धौलपुर जिले के बाल कल्याण समिति के सामने पुलिस ने एक नाबालिग के पेश किया था, जहां 12 वर्षीय नाबालिग ने अपने पिता के साथ जाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन बाल कल्याण समिति ने नाबालिग को प्रयत्न संस्थान में रहने के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार धौलपुर जिले के बाड़ी में रहने वाले पीड़ित युवक ने मामला दर्ज कराते हुए कहा कि वो दिल्ली में रहकर एक मोबाइल कंपनी में काम करता है। उसकी शादी हरियाणा निवासी महिला से हुई थी। पीड़ित युवक ने आगे बताया कि शादी के बाद उसके पत्नी कुछ दिन दिल्ली तो कुछ दिन बाड़ी में रहती थी। पीड़ित युवक ने बताया कि उसका 12 वर्ष का लड़का है और 5 वर्ष की लड़की भी है। युवक की पत्नी का बड़ा रहने के दौरान एक युवक से प्रेम हो गया। पत्नी का आशिक मार्च 2022 में पत्नी और बच्चों को बहला फुसलाकर भगा ले गया, जिसकी रिपोर्ट पीड़ित युवक ने दिल्ली में दर्ज कराई थी। दिल्ली में मामला दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने पीड़ित की पत्नी और बच्चे के तलाश किया तो पुलिस को उनकी लोकेशन उज्जैन में मिली और दिल्ली पुलिस पीड़ित युवक की पत्नी और बच्चों को उज्जैन से दिल्ली लेकर आ गई। 12 वर्षीय नाबालिग ने अपनी मां के प्रेमी पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को इसकी जानकारी दी। नाबालिग के बयान पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और पीड़ित युवक की पत्नी के प्रेमी को जाल में भेज दिया। बता दें कि प्रेमी के जेल जाने के बाद पीड़ित युवक की पत्नी धौलपुर के नादनपुर थाना क्षेत्र में अपनी किसी रिश्तेदार के घर रहने लगी। इसी बीच बच्चे ने अपने पिता को फोन लगाकर, जिस पर नाबालिग का पिता बच्चे को लेकर दिल्ली में रहने आया। कुछ समय बाद पत्नी के प्रेमी की जमानत हो गई और जेल के बाहर आते ही पत्नी के प्रेमी ने पीड़ित युवक की पत्नी से बेटे की कस्टडी को लेकर नादानपुर थाने में मामला दर्ज करा दिया और जब नादानपुर थाने में मामला दर्ज हो गया तो पुलिस ने पीड़ित युवक को फोन पर बच्चे के साथ लेकर आने को कहा। पुलिस ने कहा कि पीड़ित पर युवक अपने नाबालिग बेटे को लेकर शुक्रवार को नादनपुर पहुंच गया था। राजस्थान की कला संस्कृति, लोकगीत, परिधान और कहा भाषा के देश दुनिया में लोग कायल हैं और बता दें ग्रामीण अंचल से भी लोग संस्कृति भी ओझल होती हुई झलक को फिर से जीवित करने का अनूठा प्रयास किया जा रहा है। युवाओं के साथ कर्मचारी, अधिकारी, आमजन और व्यापारियों को इसके संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अब इस ऐसा दिन देखने को मिलेगा जहां सभी पारंपरिक परिवेश में दिखाई देंगे। कोटा संभाग के बूंदी के जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र श्रीवास्तव ने यह पहल की है। बूंदी जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी की इस पहल की गांव में ही नहीं बल्कि शहर और प्रदेश के साथ साथ अब देश में भी चर्चा होने लगी है। जिला कलेक्ट्रेट ने सरकारी विभाग के सभी कर्मचारियों के साथ बूंदी शहर की आम जनता से पत्र के माध्यम से अपील की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि साफा और पारंपरिक परिधान राजस्थान की संस्कृति की अनमोल धरोहर है। ये न केवल राजस्थान के गौरव का प्रतीक है बल्कि अनेकता में एकता और भारत की पारंपरिक मिसाल को भी प्रदर्शित करती हैं। बता दें उन्होंने कहा है कि बूंदी महोत्सव के दौरान 11 नवंबर 2022 को साफा और पारंपरिक परिधान दिवस का आयोजन रखा जाएगा। इसमें सभी राजकीय अधिकारी, कर्मचारी, व्यवसाय प्रतिष्ठान के साथ साथ आमजन यशंभव पूरे कार्य दिवस पर साफा और पारंपरिक परिधान पहनकर काम करने का प्रयास करेंगे। जिला कलेक्ट्रेट ने लिखे पत्र में लोक संस्कृति को बचाए जाने के साथ युवाओं को इस दिशा में प्रेरित भी किया। उन्होंने पत्र के माध्यम से लिखा कि इसमें संपूर्ण जिले में बूंदी की संस्कृति विधिवद्धता का प्रचार प्रसार होगा। उन्होंने पत्र में लिखा कि मैं अपील करता हूं कि 11 नवंबर 2022 को समस्त बूंदी के मूल निवासी अपने अपने कार्यस्थलों पर और बूंदी महोत्सव के कार्यक्रमों में साफा के साथ पारंपरिक परिधान पहनकर शामिल हों
और इस पत्र की चर्चा अब बूंदी की विरासत को संयोजक रखने में कारगर साबित होगी। राजस्थान के जोधपुर में औसिया विधानसभा क्षेत्र में पानी की किल्लत का अनोखा मामला सामने आया है। क्षेत्रवासी पानी की समस्या को लेकर किया विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हिंदू धर्म के रीति रिवाजों अनुसार शव का दाह संस्कार करने के बाद शव यात्रा में जो भी व्यक्ति शामिल होते हैं वो भी स्नान करते हैं। और बता दें, क्षेत्र में पानी की कालाबाजारी करने वाला गैंग सक्रिय होने के चलते लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर लोग आक्रोशित हो गए और पंचायत समिति से बाहर आ गए। बता दें कि मामला सामने आते ही औसिया विधानसभा के पूर्व विधायक भैराराम सियोल ने राजस्थान सरकार और मौजूदा विधायक दिव्या मदेरणा पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों ही कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं और हमारे विधायक मुख्यमंत्री की तय करने और अपनी राजनीति चमकाने में व्यस्त हैं। उनको फुर्सत मिले तो अपनी विधानसभा की ओर से एक बार जरूर ध्यान दें। पूर्व विधायक भैराराम सियोल ने बताया है कि प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं है और मौजूदा हालात ऐसे हैं कि सड़कें नहीं है और पानी बिजली की किल्लत के चलते लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मौजूदा विधायक दिव्या मदेरणा मुख्यमंत्री तय करने में व्यस्त हैं और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री तय करने से फुर्सत मिल गई हो तो अपने विधानसभा क्षेत्र की तरफ भी एक बार ध्यान दे लें। वो जिनके घर में मौत हो गई है उनके घर तक पानी का इंतजाम नहीं है और मौजूदा विधायक सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए प्रतिदिन सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी दिखा रही है और जनता को मूर्ख बना रही है। वे राजस्थान सरकार और कुंभकर्ण की नींद सो रही है, तो सीधे तौर पर वो सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने पीटीआई भर्ती 2016 में आदेश के बावजूद भरतपुर धौलपुर के जाट अभ्यर्थियों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं देने पर आरपीएससीसी सचिव हरजी लाल अटल और शिक्षा सचिव पवन कुमार गोयल को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस प्रकाश गुप्ता की एकल पीठ ने यह आदेश अजय फौजदार और अन्य की अवमानना याचिका पर दायर किया है। बता दें, अवमानना याचिका में अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इससे पहले भरतपुर और धौलपुर के जाट समुदाय को ओबीसी आरक्षण से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद सरकार ने इन्हें वापस ओबीसी आरक्षण का लाभ दे दिया है। बता दें, इसी बीच निकली पीटीआई भर्ती में याचिकाकर्ताओं ने सामान्य वर्ग में आवेदन कर दिया, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया। अवमानना याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि पूर्व में भरतपुर और धौलपुर के जाट समुदाय को ओबीसी आरक्षण से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद सरकार ने इन्हें वापस ओबीसी आरक्षण का लाभ दे दिया। इसी बीच निकली पीटीआई भर्ती में याचिकाकर्ता ने सामान्य वर्ग में आवेदन कर दिया, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया। गुजरात दौरे पर रवाना होने से पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के प्रशासनिक अमले में बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी और राजस्थान में अगले साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और उस लिहाज से 30 IAS अफसर के तबादले किए गए हैं। बता दें कि फेरबदल के तहत 4 जिलों के कलेक्ट्रेट को भी बदला गया है। इस तबादला सूची में गृह विभाग के मुखिया को भी बदल दिया गया है। साल 1994 बेंच के IAS अफसर आनंद कुमार अब गृह विभाग के प्रमुख सचिव होंगे। अब तक इस पद पर अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर पर अधिकारी अभय कुमार तैनात थे, लेकिन आनंद कुमार की स्वच्छ छवि की वजह से उन्हें इस पद पर प्रमुख सचिव होने के बावजूद नियुक्त किया गया है। यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि गृह विभाग खुद सीएम अशोक गहलोत के पास हैं और इसीलिए उन्हें साफ और बेदाग छवि के अफसर आनंद कुमार को इस पद पर लगाया है। अभय कुमार को अब ग्रामीण विकास विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है। आनंद कुमार अभी तक प्रमुख सचिव राजस्व थे और उनकी जगह अपर्णा अरोड़ा को लगाया गया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव नवीन महाजन को अब राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष जैसे काम महत्व वाले पद पर भेजा गया, जबकि वैभव गलियारों का नवीन महाजन का महकमा सार्वजनिक निर्माण विभाग सौंपा गया है और जिस पर के केवल कलेक्टर रह चुके अंतर सिंह नेहरा को जयपुर का संभागीय आयुक्त बनाया गया है। और बता दें आपको, अभी तक विकास सीताराम भाले ही इस पद पर काम कर रहे थे। उन्हें श्रम विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है और वैभव के पास अब तक रहे चिकित्सा शिक्षा विभाग का जिम्मा टी रविकांत को दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग लंबे समय तक वैभव के पास था, इसलिए उन्हें यहां से हटा दिया गया है।
फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला, मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि राजस्थान के 12 जिले में लहसुन का ठीक दाम नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। कई किसानों तो नदियों में या सड़कों पर लहसुन फेंक रहे हैं, तो कई जगह किसान लहसुन को मवेशियों और गौशाला में गायों को खिलाने को मजबूर हैं। लहसुन की लागत 50,000 रुपए बीघा तक आती है, लेकिन भाव ने इस बार किसानों की कमर तोड़ दी है। 200 रुपए से लेकर 2000 प्रति क्विंटल भाव मिलने से किसानों को किराया नहीं मिल पा रहा है। दाम कम मिलने से किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। किसानों की दिन रात की मेहनत से की गई पैदावार का कोई दाम नहीं मिल रहा है। पिछले साल से किसानों ने अच्छे भाव से इंतजार में लहसुन रखा हुआ था, जब अब खराब हो रहा है, ऐसे में मजबूर किसानों को लहसुन फेंकना पड़ रहा है। किसान एक साल से उम्मीद लगाए बैठे थे कि जब दाम बढ़ेंगे तो उन्हें मुनाफा होगा, लेकिन अब वो बहुत निराश हैं और दाम नहीं मिलने से किसानों को बैंकों के केसीसी के लोन का कर्ज, व्यापारी से लिया गया कर्ज चिंता में डाल रहे हैं। और बता दें कि अंता के निकटवर्ती ग्राम रतड़िया में एक किसान ने लहसुन का ठीक भाव नहीं मिलने की वजह से श्री गोविंद गौशाला में ट्रैक्टर ट्रॉली से ले जाकर गायों के लिए लहसुन को डाल दिया गया। गौशाला के सदस्य जगदीश प्रसाद मालव और कमलेश मालव ने बताया कि किसान बनवारी लाल मालव ने ट्रैक्टर ट्रॉली से श्री गोविंद गौशाला में लहसुन की कट्टियां लाकर गायों के लिए डाल दी हैं। और गौशाला सदस्य ने बताया कि पूछे जाने पर किसान बनवारी लाल ने कहा कि लहसुन का ठीक भाव नहीं मिल रहा है और मंडी में बेचने जाएं तो खर्च भी नहीं निकल सकेगा। इससे तो अच्छा है कि इस लहसुन को थोड़ा थोड़ा करके गायों को खिला दिया जाए, ताकि थोड़ा बहुत पुण्य प्राप्त हो जाए। और किसानों ने कहा कि वो भाव नहीं बढ़ने से परेशान थे और बेचने से तो गायों को खिलाना ही उचित समझा। उन्होंने कहा कि गौशाला में लहसुन लेकर आया हूं और गायों को खिला रहा हूं। राजस्थान के भरतपुर जिले के हलेना थाना क्षेत्र में दीपावली की खुशियां मनाने के लिए एक युवक को पटाखा चलाना भारी पड़ गया। युवक अपने साथियों के साथ सुतली का बम बर्तन के नीचे रखकर चला रहा था। और बता दें, कुछ साथी युवक का वीडियो भी बना रहे थे और युवक ने स्टील के गिलास के नीचे रखकर बम को चला दिया, तो बम की आवाज के साथ ही अचानक स्टील का गिलास फटकर युवक की जांघ पर जाकर लगा। जांघ पर स्टील के गिलास से लगने से युवक वहीं गिर गया और युवक के शरीर से काफी खून निकला और घायल युवक को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन युवक की हालत गंभीर होने पर युवक को जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं घायल युवक ने जयपुर ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। और भरतपुर जिले के हलौना कस्बे की इंदिरा नगर कॉलोनी में कुछ युवक सड़क पर बम चला रहे थे। युवक बम के ऊपर स्टील के बर्तन रखते और बम में आग लगा दिया करते थे। इसका वो वीडियो भी बना रहे थे। युवक को देखकर इंदिरा कॉलोनी निवासी 20 साल का बिट्टू भी उनके पास चला गया और युवक के साथ बम चलाने लगा। कॉलोनी के स्थानीय लोगों ने बम चला रहे युवक को समझाया कि बर्तन के नीचे बम रखकर चलाने से उनके चोट लग सकती है। स्थानीय लोगों के समझने पर भी सभी युवक मान गए और स्थानीय लोगों के जाने के बाद वो फिर स्टील के बर्तन के नीचे बम रखकर चलाने लग गए। और बता दें, स्टील के बर्तन के नीचे बम चला रहे युवकों के साथ ही बिट्टू खड़ा हुआ था। वहीं भी उनके साथ सुतली बम जला रहा था। तभी एक युवक ने सुतली बम के ऊपर स्टील का ग्लास रख दिया और सुतली बम को आग लगा दी। बता दें, स्टील का ग्लास बम के धमाके से फट गया और उसके टुकड़े बिट्टू की जांघ और गुप्तांग पर जाकर लगे। स्टील के टुकड़े लगते ही बिट्टू सड़क पर गिर गया और बिट्टू के खून निकलता देख बम चला रहे युवक वहां से भाग गए। बिट्टू के इतना खून निकला कि वो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बिट्टू को उठा ले सके।
राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत की सरकार भले ही कई भर्तियां विवादों में रही, लेकिन कई भर्तियां ऐसी भी हैं जिसमें युवाओं को रोजगार मिला है। अब ये सरकार का आखिरी साल है और बता दें, ये कह सकते हैं कि सरकार का ये चुनावी साल है। आगामी कुछ महीने में कुछ भर्तियां निकालने वाली हैं और बता दें इसमें कुछ भर्तियों की विज्ञापन जारी की जा चुकी है और कुछ ही जल्द जारी हो सकती हैं। अगर बेरोजगार कमर कसर तैयार कर लें तो उन्हें सरकारी नौकरी की सौगात मिल जाएगी। सरकारी परीक्षाओं की उदयपुर में निःशुल्क कोचिंग देने वाले सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल संजय लूणावत और शिक्षा सुखराम वसुनिया ने बताया कि कौन सी भर्तियां पिछले 4 साल में हुई और कौन सी आगामी महीने में होने वाली हैं। संजय लूणावत और सुखराम वसुनिया ने बताया कि आने वाले 2-4 महीने बेरोजगारों को मेहनत करने में जुट जाना होगा और राज्य सरकार की ओर से सीईटी लेवल 1 और जो कि सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा, जिसमें वनपाल, छात्रावास अध्यक्ष और एलडीसी कनिष्ठ सहायक और जवादार ग्रेड सेकेंड शामिल हैं। लेवल 2 स्नातक स्तर का होगा, जिसमें प्लाटून कमांडर, जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, पर्यवेक्षक उप जेलर, छात्रावास अध्यक्ष ग्रेड सेकेंड के लिए परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित है। इसके क्लियर करने पर अभ्यर्थी एक साथ कई विभागों में पदों की मुख्य परीक्षा के लिए पत्र होगा। और बता दें कि कॉलेज व्याख्याता के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा सेट भी प्रस्तावित है और स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए यह परीक्षा तुलनात्मक रूप से कंफर्टेबल और फेवरेबल रहेगी। और वहीं बीएड और डीएलएड किए गए बेरोजगारों के लिए विद्या संबलन योजना 1 नवंबर से प्रारंभ हो रही है, जिसे अस्थायी तौर पर सही और उन्हें भी राहत मिलेगी और विद्यार्थियों को भी शिक्षा की कमी की भरपाई होगी। एक दशक से हो रहे इतिहास रचने का इंतजार आज खत्म हो गया। राजस्थान के राजसमंद जिले में बनी विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा का लोकार्पण हुआ। लोकार्पण राष्ट्रीय संत मोरारी बापू ने किया और खास बात यह रही कि ये लोकार्पण कार्यक्रम 6 नवंबर तक चलेगा, जिसमें कई हस्तियां आएंगी और ये प्रतिमा तदपदम उपवन द्वारा गणेश टेकरी पर निर्मित की गई है। वहीं कार्यक्रम में लोगों का आगमन शुरू हो गया है और दीपावली पर्व जा चुका है, लेकिन नाथ द्वार में माहौल अभी तक दीपावली जैसा ही बना हुआ है। लोकार्पण कार्यक्रम के लिए पूरे नाथ द्वार को रोशनी से सजाया गया है। साथ ही विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा के लोकार्पण महोत्सव का साक्ष्य बनने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रोता नाथ द्वार पहुंच चुके हैं। दीपावली के बाद भी अश्रीजी नगरी में उत्सव का माहौल बना हुआ है। आज के अतिथियों की बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया, राजेंद्र सिंह राठौड़ और आरडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, चिदानंद स्वामी, योग गुरु बाबा रामदेव और राजसमंद सांसद दिया कुमारी और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी आदि भी इसमें शनिवार को ऐतिहासिक पल में साक्षी बने। और बता दें कि आयोजकों की ओर से देर शाम तक भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा और दिग्गज हस्तियों के आवागमन को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह चाक चौबंद रहा। और राजसमंद जिला कलेक्टर निर्भाग सक्सेना, जिला पुलिस अध्यक्ष सुधीर चौधरी आदि प्रशासनिक अमले ने भी आयोजन स्थल का जायजा लेकर तैयारियों को परखा। रामकथा को लेकर बनाई गई व्यासपीठ भी आकर्षण का केंद्र होगी। और बता दें व्यासपीठ पर हमेशा की तरह हनुमान प्रतिमा के साथ एक तरफ मंगला दर्शन की श्रीनाथ जी की छवि और दूसरी तरफ ब्राह्मण की छवि अकेरी गई थी। राजस्थान सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक नोटिस जारी किया था। बताया जा रहा है कि राजस्थान के आधा दर्जन जिलों में जाति पंचायतों के फरमान पर पैसों के विवादों से निपटने के लिए लड़कियों की स्टैंप पेपर पर नीलामी की जा रही है। आप बता दें आपको कि इस मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सवाई माधोपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए रेखा शर्मा ने कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बड़ा रैकेट है। युवा लड़कियों को देह व्यापार में धकेला जा रहा है और अब प्रशासन को यह देखना होगा कि क्या ये चोरी की
हुई बच्चियां हैं, यहां से बच्चियां बाहर भी जा रही हैं। और इसके साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, यहां हर घर में 5 से 6 बच्चियां हैं, जो सामान्य नहीं है। बता दें कि मुझे लगता है कि ये लड़कियां कहीं बाहर से लाई हैं। और बता दें, प्रशासन को सर्वे और डीएनए करवाकर देखना होगा। मुझे लगता है कि इस पर कार्रवाई जरूरी है। वहीं इससे पहले एनएचआरसी ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि राजस्थान में नीलाम होने के बाद इन लड़कियों को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, दिल्ली और यहां तक कि विदेशों में भी भेज दिया जाता है। इतना ही नहीं, इन लड़कियों के साथ उनका शारीरिक शोषण, प्रताड़ना और यौन उत्पीड़न किया जाता है। वहीं एनएचआरसी की नोटिस के बाद राजस्थान के डीजीपी ने भी एक नोटिस जारी किया गया है। और डीजीपी ने इस तरह के अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करने के बारे में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया है। हैरानी की वाली बात तो यह रही है कि अब तक लिखित में पीड़ित लड़कियों के किसी भी परिजनों ने राजस्थान पुलिस में कभी कोई शिकायत नहीं मिली है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी विभागों में काम कर रहे 1,10,000 से ज्यादा संविदा कर्मियों को नियमित करने का फैसला किया। सभी संविदा कर्मियों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के दायरे में लिया जाएगा। ये नियम राज्य के सभी विभागों में काम कर रहे संविदा कर्मी पर लागू होंगे। इस नियम के लागू होने से अब पहले से काम कर रहे संविदा कर्मियों को इंक्रीमेंट देने और उन पदों को स्थायी करने का, उन्हें सरकारी नौकरी में परमानेंट करने का रास्ता साफ हो जाएगा। बता दें कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 का प्रस्ताव पास होते ही कर्मचारी संगठन इसके विरोध में आ गए। और जोधपुर पंचायती राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंभू सिंह मेतड़िया ने बताया कि कर्मचारियों के पूर्व के किए गए काम को एक्सपीरियंस के साथ नहीं जोड़ा गया, जिसके चलते कर्मचारियों को लाभ नहीं हो रहा है। क्योंकि संविदा पर जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी उम्र 30 वर्ष लगाकर 58 वर्ष हो गई है। कई कर्मचारी ऐसे हैं जो 25 साल से सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में इसमें बदलाव किया जाए जिससे कि उसको फायदा मिल सके और सरकार को उसमें संशोधन करना होगा, नहीं तो कर्मचारी संघ जमकर विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये नियम राज्य के सभी विभागों में काम कर रहे संविदा कर्मियों पर लागू होंगे। मौजूदा समय में शिक्षा विभाग के शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर्स, ग्राम पंचायत सहायक, अंग्रेजी माध्यम टीचर सहित 41,423 संविदा कर्मी नियुक्त होंगे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के राजीविका और मनरेगा में कुल 18,326 संविदा कर्मी, अल्पसंख्यक विभाग के 5,657, मदरसा पैरा टीचर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट के 44,863 संविदा कर्मी सहित कुल 1,10,269 संविदा कर्मी नियमित होंगे। कांग्रेस को नया अध्यक्ष बनने के बाद से ही नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं और इसमें सबसे बड़ी चुनौती के रूप में राजस्थान की राजनीतिक हलचल को देखा जा रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि अध्यक्ष बनते ही खड़गे राजस्थान को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो तो इससे पूरी तरह से उलट गई है। सूत्रों से हवाले से जानकारी मिल रही है कि फिलहाल खड़गे अब ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। इस खबर के बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अशोक गहलोत की कुर्सी पर से खतरा टल गया है
दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले जयपुर में जो कुछ हुआ उसके बाद अटकलें लगाए जा रहे थे कि अध्यक्ष बनते ही खड़गे कोई बड़ा फैसला लेंगे। अब इन अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। माना जा रहा है कि खड़गे गहलोत को हटाने के पक्ष में नहीं है। इसका यही मतलब है कि बगावत की रणनीति बनाने वाले अशोक गहलोत के कारोबारियों पर फिलहाल कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं है। पिछले कुछ सालों के दौरान गहलोत और पायलट की भिड़ंत कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गई थी और नया मोड़ तब आया था जब गहलोत के समर्थन में करीब राजस्थान कांग्रेस के 100 विधायक पार्टी नेतृत्व के खिलाफ उतर गए थे। तब सोनिया गांधी ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी। बूंदी जिले के बड़ौदिया, ठिकरादा, नैनवा और देई कस्बे में रियासत कॉलोनी परंपरा के तहत बाबा खास भैरू की तस्वीरें निकाली गई। और बता दें कि सवारी में हजारों की तादाद में भक्तों का जमावड़ा रहा और इस दौरान कलाकारों ने अपने बेहतरीन करतब भी दिखाए। इसे देखते हुए लोगों की आंखें ठहर गईं और कहीं कांच के गिलास नुमा आकार पर कार खड़ी हुई है तो कहीं हवा में मोटरसाइकिल एक छोटे से पाइप पर बिना स्टैंड के खड़ी हुई है, यानी कि एक छोटी सी पगडंडी पर एक बाइक खड़ी हुई है। आपको बता दें यही नहीं, ऐसे कई आश्चर्यचकित करने वाले कारनामे यहां देखने को मिले। और रियायत काल से देई कस्बे में भाई दूज के दिन बाबा घास भैरू की सवारी निकाली जाती है। इस बार भी घास भैरू के स्थानक से पूजा अर्चना के बाद सवारी शुरू हुई थी। इसमें सवारी के दौरान भक्तों ने परंपरा अनुसार बाबा को जगह जगह पर भोग लगाया। वही मान्यता के अनुसार छोटे बच्चों को बीमारियों से बचाव के लिए घास भैरू की जूड़ी के नीचे भी निकाला गया। बता दें हर साल की तरह शीतला माता मंदिर पर बाबा के मिलन पर परंपरा निभाई गई। यहां पहली बार अजीबो गरीब नजारे सामने आए। बाबा के मिलन के दौरान जब तक बाबा की प्रतिमा रुकी रही तब तक बाबा के सामने सड़क पर कीचड़ और पानी होने के बाद भी बिना किसी रसायन के अचानक आग जलती रही, जो भी लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें कि भैरू बाबा की सवारी में बैलों के द्वारा बाबा को नगर भ्रमण कराने के लिए लोगों में बैलों के जोतने की भारी कश्मकश चलती रही। यहां बैलों को चमकाने के लिए सवारी के दौरान लोगों का द्वारा जमकर पटाखे फेंके गए, लेकिन मान्यता के अनुसार सवारी के दौरान बाबा के आशीर्वाद से पटाखे से बैलों को एक खरोंच तक नहीं लगती है। घास बैलों की सवारी में ग्रामीण ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ भाग भी लिया। राष्ट्रीय मुकुंदरा हिल्स बाघ अभ्यारण्य में जल्द ही बाघ की दहाड़ सुनाई देगी और जंगल आबाद होगा। लंबे समय से राजस्थान में कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को बाघ की तलाश है। बाघ को कोटा लाने के लिए वन विभाग की ओर से तैयारियां कर ली गई हैं और बता दें कि गत 17 अक्टूबर को मुकुंदरा में बाघ आने की पूरी संभावना थी, लेकिन अंतिम समय में स्थानीय विधायक दानिश अबरार के हस्तक्षेप के चलते मामला टल गया था और उसके बाद विधायक दानिश अबरार ने सीसीएफ कार्यालय पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें सीसीएफ के खिलाफ व्यथित भाषण देने पर सार्वजनिक रूप से विधायक को माफी मांगनी भी पड़ी थी। और विधायक दानिश अबरार और सीसीएफ फील्ड डायरेक्टरेट सोडू राम यादव के बीच काफी नोकझोंक भी हुई थी। इस घटनाक्रम की रिपोर्ट राज्य सरकार के स्तर पर जाने के बाद सरकार ने मुकुंदरा में बाघ भेजने का आदेश फिर से जारी कर दिया था। इसके बाद वन विभाग की ओर से दोबारा डॉक्टर्स की 3 सदस्यता कमेटी और ट्रैंक्विलाइज टीम को भी तैनात कर दिया गया। जैसे ही बाघ आए और ट्रैंक्विलाइज टीम उसे ट्रैंक्विलाइज कर आवश्यक चिकित्सा परीक्षण कर मुकुंदरा के लिए रवाना हुई और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में फिर बाघ आने की उम्मीद जताई जा रही है एक बार फिर से। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।